जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फैज़ी में। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं आप सबों के लिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों का संग्रह। तो आज हम फिर से देखेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग को 64वीं बीपीएससी में पूछे गए ओरिजिनल प्रश्न पत्रों के 1 से लेके 70 तक के प्रश्नों को आपको हम बताए थे, और उसी सीरीज में आगे आज हम लोग बढ़ेंगे 71 से लेकर आगे तक के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। इस चैनल के माध्यम से आपको बीपीएससी तथा और रेलवे ग्रुप डी या अन्य सारे एग्जामों में पिछले साल पूछे गए प्रश्न पत्रों का संग्रह और करंट अफेयर से संबंधित तथा नए विज्ञापन से संबंधित सारी सूचनाएं आपको अप टू डेट मिलता रहेगा। तो चलिए बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र यानी रिजाइन देता है, इस्तीफा देता है, तो वह इस्तीफा किसको सौंपता है, त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का कोई मुख्य न्यायाधीश अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है, न्यायाधीश अगर त्यागपत्र देना चाहता है, इस्तीफा देना चाहता है, तो वह राष्ट्रपति के समक्ष अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो पिछड़ी जाति आयोग जो बना था ओबीसी आयोग, तो उसके जो प्रथम सभापति थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका काका साहेब कालेकर। ऐसे हम लोग कालेकर समिति को भी पिछड़ी जाति आयोग के नाम से जानते हैं। पिछड़ी जाति आयोग की जहाँ भी बात आती है तो वहाँ काका कालेकर का नाम आपको तुरंत याद आ जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत के राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे बिहार में आपका बीपीएससी है और भी राज्यों में जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संबंधित राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उस राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को आयु में कम से कम नहीं होना चाहिए, यानी कितना आयु व्यक्ति का नहीं होगा तो वह लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता है। तो इसमें कम नहीं होना चाहिए, कितना से कम नहीं होना चाहिए? न्यूनतम जो एज है, मिनिमम जो एज लिमिट किया गया है, तो कितना होना चाहिए? तो कम से कम, इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। यानी व्यक्ति कम से कम 25 वर्ष का है तभी वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है या विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। और अगर वह राज्यसभा के लिए है तो राज्यसभा के लिए ही उम्र आपका कितना हो जाता है? 30 वर्ष। और जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ का भी सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष इसका उम्र होना चाहिए। तो ऐसे तो भारत के अभी 6 ही राज्य हैं जिन राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात आपको लोकसभा का किया जा रहा है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वह नियुक्त किया जाता है किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति ही जो है किसी भी संबंधित राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? यानी लोकसभा में जो आरक्षण होता है किसके लिए? तो एससी के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षण लोकसभा में, तो वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आपका आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है इसके बारे में आपको ऑप्शंस दिया गया है, तो ऑप्शन से आपको चुनना है कि इसका सूटेबल आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वह संसद का हिस्सा नहीं है, तो चूंकि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा हो तो ये तो पहले आपका गलत है। संसद का हिस्सा है तो ये आपका सही हो जाएगा आपका। उसके बाद संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, ये भी आपका सही है। उसमें संसद में वोट दे सकता है, तो वोट तो नहीं देता है।
तो इसका जो सूटेबल आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति जो है वह संसद का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है। चलिए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए सरकार को निर्देश देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है वह किसी भी राज्य में पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को दिशा निर्देश प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार को बांटकर, बिहार जो था वह उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार दो भागों में बांट दिया गया। और दक्षिण बिहार जो सबसे समृद्धि क्षेत्र था, जो भी खनिज संबंधित जो भी संसाधन थे सारे दक्षिण बिहार में, साउथ बिहार में थे, और उसको बांट के 15 नवंबर 2000 को झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सहकारिता आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1987। डी ऑप्शन इसका डी आंसर सही है। निम्न तो 1987 में सहकारिता आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280। ये इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक दर का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी 4% जो है कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। मेक इन इंडिया जो बना सरकार का जो नीति है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से एक या इनमें से एक से अधिक जो है यह इसका लक्ष्य रखा गया था, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसी से संबंधित क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है। तो इसमें से जो है सभी जो है औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 86वां प्रश्न है जो है, अगला प्रश्न है जो 86 नंबर का प्रश्न होगा, पूरा ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय सुविधा प्रदान करने के लिए प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका APJ अब्दुल कलाम। पूरा ये एक तरह का ये आपका क्या कहते हैं, ये प्रारूप तैयार किया गया था जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वह नगरीय सुविधा प्रदान किया जाएगा। तो किनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, प्रस्तावित किया गया था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार, चूंकि जनगणना से संबंधित 1-2 प्रश्न हर साल आपके BPSC में आते हैं और अभी तो 2011 के बाद जनगणना हुई नहीं है, 2021 में होनी थी लेकिन हुई नहीं है। तो अभी आप 2011 की ही जनगणना को पढ़ेंगे। तो प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65.5% भारत में महिला साक्षरता दर थी। अब जो है इस डाटा में चेंजिंग आएगा, लेकिन जब कब आएगा, तो जब आपका जनगणना आएगा, जनगणना होगा और जनगणना के नए डाटा आएंगे तो इस डाटा में आपको संशोधन होगा, चेंजिंग देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को रखा था, विचार को दिया था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 89 नंबर क्वेश्चन होगा, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो ये तो आपका ओल्ड क्वेश्चन हो जाएगा। अभी जो हम लोग करंट में पढ़ेंगे, करंट में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो वैसे इसका आंसर जो है वो इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक होगा। क्योंकि अब जिस समय आपका एग्जाम होगा उस समय बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आता है। तो अभी जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो अभी का वर्तमान आप याद करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक से अधिक। कुशल सिंचाई भी है, गुणवत्तापूर्ण बीज भी है, कीटनाशकों का प्रयोग है, उर्वरकों का प्रयोग है। यानी ये जो सारे उपाय हैं इससे आप क्या कर सकते हैं, तो कृषि में जो है अधिक उपज, अधिक उत्पादकता को आप बढ़ा सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इसका भी सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ई, जो है एक से अधिक उद्देश्य इसका इसमें संबंधित है। अगला प्रश्न है जो कि 92 नंबर क्वेश्चन होगा आपका, निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 17-18 के अभीष्ट उद्देश्यों को प्रस्तावित करता है? तो ये तो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो आपका 17-18 का है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत को शिक्षित करना। लेकिन अभी जो सेशन चल रहा है आपका 20-21 या 21-22, वैसे प्रश्नों को आप लोग देखेंगे आर्थिक परिदृश्य के अनुसार, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आप 20-21 या 21-22 के प्रश्नों को ही देखेंगे। ये आपका पुराना प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत को शिक्षित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है? जिसमें आपको ऑप्शन में छांटना है। तो इसका सबसे जो उपयुक्त जो आंसर है वह आपका सी है, उच्च उपज किस्म की कार्यक्रम। यानी हरित क्रांति में जो है वह इसका एक गुण भी है कि इसमें उच्च उपज वाले नए किस्म के बीजों का आपका अधिक पैदावार बढ़ाने वाले बीजों का इसमें डेवलपमेंट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नीति आयोग का सीईओ है? तो उसमें आपको पूछा जा रहा है 2000, ये जो 64वीं बीपीएससी का जो आयोजन किया गया था ये आपको 2018 में पूछा गया, 2018 में किया गया था। तो 2018 के अनुसार इसमें आपको आंसर देना है कि कौन इस 2018 में नीति आयोग के सीईओ कौन थे उस समय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपको जनगणना से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया। पिछले भी हम लोग एक क्वेश्चन जनगणना से संबंधित देख चुके हैं। तो 1-2 क्वेश्चन हर साल जनगणना से संबंधित बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम से पहले 1 बार 2 बार 3 बार इसका पूरे जनगणना के प्रश्नों को एक बार रिव्यू जरूर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस में एक जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है? यानी कम जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि कम क्षेत्र में अधिक लोग रहते हैं। तो वैसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका जनसंख्या का घनत्व जो है वह सर्वाधिक है। यानी कम जगह में अधिक लोग रहते हैं। जैसे बिहार में एक जिला है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और वह जिला कौन सा है? तो वह आपका शिवहर जिला है। शिवहर जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, शिवहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जनगणना से संबंधित एक और प्रश्न आपको मिलते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो जो लिंगानुपात पूछा जा रहा है आपका कौन सा है? 9 से 18। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 9 से 18। इसे ही हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। और कभी कभी आपको
क्या पूछ दिया जाता है, तो बाल लिंगानुपात भी पूछ दिया जाता है, यानी बच्चों का लिंगानुपात भी पूछ दिया जाता है। तो एक एक डाटा को आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे, डिस्क्राइब करके क्लियर कर लेंगे, ताकि संबंधित प्रश्न आपको छूटने ना पाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन है, जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा, और ये पुराना है तो फिर भी हम लोग इसको देखते हैं। प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2006-07, यानी बिहार में पहली बार जब आर्थिक सर्वेक्षण हुआ तो किस वित्तीय वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया? तो ये आपका जीके से संबंधित क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2006 से 7 वित्तीय वर्ष में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का पहली बार प्रकाशन किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया? तो ये जो 98 नंबर जो प्रश्न है, यह बहुत ही विवादित प्रश्न रहा था, और अंततोगत्वा आयोग ने इस प्रश्न को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। अंततोगत्वा इस विवादित प्रश्न को आयोग को डिलीट करना पड़ा। तो चलिए, इस प्रश्न का चूंकि कोई आंसर नहीं, इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। ऐसे उस समय दो प्रश्नों को आयोग ने डिलीट किया था। 64वीं बीपीएससी जो 2018 में आयोजन हुआ था इसका, उसमें आयोग ने 2 प्रश्नों को डिलीट किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 99, 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का कितना %, कुल जो जनसंख्या है उसका कितना % कृषि में कार्यरत है? तो यह 2017-18 के दौरान पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब आपका 17-18 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि आप इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान ना देंगे, अभी के जो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए 101 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। यही एक कारण नहीं था, बाकी सारे इसके कारण थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी विवादित क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो उसके साम्राज्य की सीमा थी तो चांदनी चौक से पालन, दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पेशावर से वाराणसी। तो ये जो प्रश्न था ये भी विवादित प्रश्न था, और इस प्रश्न में सवाल उठने लगे थे, इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को भी क्या कर दिया था, उस समय डिलीट कर दिया गया है। तो जब प्रश्न डिलीट किए जाते हैं तो रिजल्ट्स जो बनते हैं उस प्रश्न को घटाकर उसके बाद उसका रिजल्ट तैयार किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम, क्योंकि सबसे पहले क्या किया था, हैदराबाद का निजाम ही था जो सहायक संधि को स्वीकार किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला कौन था? तो हैदराबाद का निजाम ही था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह। यह आपका नील विद्रोह से क्वेश्चन है। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो आपको पूछा जा रहा है प्रश्न, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। यानी इस समय जो किसान थे, जो रैयत किसान थे, किसान रैयत और गैर रैयत होते हैं, तो जो रैयत जो किसान थे, मूल जो किसान थे, वह नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उसके माध्यम से उनका शोषण हो रहा था। लेकिन कम मूल्य पर, अमान्य मूल्य पर, यानी लागत से भी कम मूल्य पर जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाया जा रहा था। तो इसका नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। रैयत मतलब होता है किसान, जो खेती बाड़ी करने वाले, जो भूमि के ओरिजिनल मालिक होते हैं, और जो गैर रैयत होते हैं वह भूमि के ओरिजिनल स्वामित्व तो नहीं होते हैं, मालिक नहीं होते हैं,
बट खेती बाड़ी वो करते हैं, एक तरह से बटाईदार आप कह सकते हैं। जो बटाईदार के बारे में हम लोग जानते हैं, खेत किसी और का होता है लेकिन बटाई लेके वो उस पर खेती बाड़ी करते हैं, तो वैसे किसान को हम लोग गैर रैयत किसान कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। जो महाजन थे, जिनसे जो गरीब मजदूर कर्ज लेते थे, तो उनके द्वारा उनका शोषण किया जाता था, यानी ज़रूरत से ज़्यादा दर पे ब्याज लिया जाता था। और यही आक्रोशित लोगों के अंदर ज्वालामुखी फटी, यानी दंगों की ज्वालामुखी फटी, विरोध की ज्वालामुखी फटी और वे लोग दंगा करने पे उतारू हो गए। तो 1875 के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों को द्वारा ऊंची ब्याज दर इसका तत्कालीन कारण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? यानी रजनी पाम दत्त ने किस संगठन के बारे में ऐसा कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा गया है कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और उनका सहयोग भी करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस सीरीज का अंतिम प्रश्न होगा, और बचे हुए प्रश्न को हम आपके समक्ष अगले सीरीज में लेके आएंगे। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं थे? यानी आपको यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपको छांटना है कि कौन ऐसा जो पत्र था जो राष्ट्रवादी नहीं था। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। बाकी द हिंदू, बंगाली, द महर्ता, ये सब जो था वह राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो आज के लिए इतना ही। बचे हुए 43 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के अगले सीरीज में देखेंगे। तो प्रश्न कैसे लगे आपको, वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।